बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम बिगनिंग अप टू 1200 बीसी, भारत का इतिहास 1200 ईस्वी तक अपन पढ़ने वाले हैं। उसके जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, कनिष्क प्रथम के राजनीतिक व सांस्कृतिक उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। मतलब कनिष्क प्रथम ने जो राजनीतिक व सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में बात की थी, उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। साथ के साथ आपके सामने मैं बात बता, जो आपको ये पीडीएफ में पढ़ा रहा हूँ, ये आपको फ्री में हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पे आपको हमारे जो फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। साथ के साथ जो प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर भी आप क्या कर सकते हो, ये जो अन्य वीडियो है वो जाकर देख सकते हो। साथ के साथ यहाँ पर जो व्यू प्रोडक्ट व शॉप वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके अगर आप फ्लिपकार्ट मंत्रा से कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे, आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। कनिष्क जो प्रथम है वो कुछ आप सभी को पता है, कुषाण वंश के सबसे समृद्धशाली और सबसे आपके सामने जो व्यापक शासक हुए थे। उनके अगर अपन शासन काल की बात करें, आपके सामने 78 ईसा पूर्व से लेकर 1001 ईसा पूर्व तक क्या होता है, उनका शासन काल है वो देखने को मिलता है। इनके जो आपके सामने जो कनिष्क है, उनके अगर अपन पूरे साहित्य की बात करें तो उनको कई राजनीतिक व सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए इनको याद किया जाता है। अगर इनकी राजनीतिक उपलब्धियों की बात करें आपके सामने, तो पहला और महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको किस चीज के लिए याद किया जाता है, इनके साम्राज्य के विस्तार के लिए। कनिष्क ने एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की। कनिष्क के द्वारा एक बहुत ही बड़े साम्राज्य की स्थापना की गई, जो उत्तर से मध्यम एशिया के कुछ हिस्से जैसे खुरासान, खोतान व यारकंद से लेकर दक्षिण में विंध्याचल व पश्चिम में सिंधु घाटी तक और पूर्व में पाटलिपुत्र तक फैला हुआ था। मतलब कनिष्क थे वो आपके सामने मुख्यतः कश्मीर जो क्षेत्र है उसके अंदर क्या करते थे, आपके सामने कश्मीर वाले जो क्षेत्र है अपना भारत का, उस पे आपके सामने राज किया करते थे। लेकिन उसमें से आपके सामने क्या, इन्होंने अपना जो अपना साम्राज्य उसको विस्तार करने की सोची, जिसमें इन्होंने एशिया के जो अन्य हिस्से थे, जहां पे खुरासान, खोतान व यारकंद तक अपने क्षेत्र उसको फैलाया। जो विंध्याचल पर्वत आपके सामने नर्मदा घाटी है, वहां तक इन्होंने अपना जो शासनकाल है, जो अपना साम्राज्य उसको फैलाया। और पूर्व में पाटलिपुत्र बंगाल का जहां तक क्षेत्र है, वहां तक इन्होंने अपने साम्राज्य को फैलाया। उसके साम्राज्य में पंजाब, कश्मीर, सिंध और मथुरा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल थे। अगर उनके साम्राज्य की बात करें, उनके साम्राज्य में अलग अलग प्रकार के राज्य देखने को मिलते थे। आज के वर्तमान समय के पंजाब, कश्मीर, सिंध व मथुरा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वो कनिष्क के साम्राज्य में उनके क्षेत्र के अंतर्गत, उनके साम्राज्य के अंतर्गत आया करते थे। अगर उनकी राजधानी की बात करें आपके सामने, उस समय उन्होंने पेशावर, पुरुषपुर थी, मतलब उन्होंने आज के समय जो पेशावर, वर्तमान जो पाकिस्तान में पेशावर नामक जगह है, वो आपके सामने उस समय उसको पुरुषपुर के नाम से जाना जाता था, वो उनकी मुख्यतः राजधानी थी। और जो मथुरा है उसको उन्होंने दूसरी महत्वपूर्ण राजधानी के रूप में बनाई। मतलब उन्होंने दो राजधानियां बनाई, पुरुषपुर और मथुरा। आज का जो पेशावर है उसको पुरुषपुर के नाम से जाना जाता है उसको, और मथुरा को इन्होंने दो महत्वपूर्ण अपनी क्या की, राजधानी व उपराजधानी बनाई, जिसमें पेशावर या पुरुषपुर उनकी राजधानी थी, मथुरा उपराजधानी के रूप में काम किया करती थी। जहां से उसने गंगा के मैदानी इलाकों पर नियंत्रण किया, जहां उसने क्या किया, आपके सामने गंगा के जितने भी मैदानी इलाके हैं उस पर नियंत्रण करने का कार्य किया था। मतलब वहां से क्या हुआ, आपके सामने एक तरफ तो वो पेशावर जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र, वहां पर इन्होंने अपनी राजधानी बनाई, तो उस क्षेत्र में जो ईरान, इराक और पाकिस्तान वाला क्षेत्र है उस पर इन्होंने नियंत्रण किया। और जो मथुरा वाला क्षेत्र है, इस पे इन्होंने अपनी राजधानी उपराजधानी बनाकर क्या किया, जो गंगा का जो मैदानी इलाका था, इस पर नियंत्रण करने का इन्होंने कार्य किया। अगले वाला पॉइंट है चीन के साथ इनके संबंध। कनिष्क ने चीन के हान सम्राट के साथ सैन्य संघर्ष भी किया, लेकिन जिससे कुषाणों के मध्य एशिया में प्रभुत्व स्थापित हुआ। मतलब जो आपके सामने जो कनिष्क है, वो उन कुछ चुनिंदा आपके सामने राजाओं में से हुए जिन्होंने क्या किया, चीन साम्राज्य है, हान सम्राट, उनके साथ संघर्ष किया। मतलब चीनी जो साम्राज्य उनके साथ भी इन्होंने संघर्ष करने का कार्य किया, जिससे क्या हुआ, मध्य एशिया में भी इनका क्या हुआ, धीरे धीरे प्रभुत्व है वो फैलना शुरू हो गया। मध्य एशिया में भी इनका प्रभुत्व है वो अच्छे से फैला। साथ के साथ रेशम मार्ग पर इनका नियंत्रण महत्वपूर्ण था। मतलब सिल्क मार्ग क्या हुआ करता आपके सामने, कश्मीर, जो आपके सामने कश्मीर, अफगानिस्तान, चाइना और होते हुए इराक,
इराक से जो क्षेत्र जाता था वो आपके सामने आगे मिस्र, सऊदी अरेबिया, यूरोप तक जाता था। तो उस मार्ग को क्या बोलते हैं आपके सामने, सिल्क रूट या रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता है। और इस सिल्क रूट पे या फिर रेशम मार्ग पे किसका नियंत्रण हो गया था, कनिष्क का नियंत्रण हो गया था। इसी नियंत्रण के कारण क्या हुआ, आपके सामने उनका साम्राज्य और ज्यादा मजबूत हो गया था। अगले वाला पॉइंट है इनका शक संवत की प्रारंभ। अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कनिष्क ने 78वीं ईस्वी में अपने राजरोहण के उपलक्ष्य में इन्होंने शक संवत की शुरुआत की। आज आपके सामने हिंदू जो कैलेंडर था उसको शक संवत के नाम से जाना जाता है और इसकी शुरुआत कनिष्क के द्वारा 78वें ईस्वी में की गई, जो आज भी भारत सरकार द्वारा उपयोग किया जाता है। जैसे आज क्या भारत सरकार द्वारा जो उपयोग करते हैं अपन, जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो वगैरह देखते हैं वो सारे कनिष्क के द्वारा ही बताई गई चीजें हैं। और ये सब किसमें, 78वीं ईस्वी में दिखाई देता है। इसको शक संवत के नाम से जाना जाता है। अगले वाले पॉइंट की बात करें, सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात करें, कुषाण काल को भी स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। संस्कृतियों के मामले में धर्म को अनुयायी किस धर्म को यह मानने वाला था, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करें। कनिष्क स्वयं बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उन्होंने संरक्षण में बौद्ध धर्म को अत्यधिक विकास व विशेषकर महायान शाखा को, मतलब कनिष्क है वो स्वयं किस चीज को मानता था, आपके सामने बौद्ध धर्म उसको मानने वाला था और उसके संरक्षण में बौद्ध धर्म है उसका बहुत ज्यादा विकास हुआ। जैसे मौर्य साम्राज्य में जो आपके सामने अशोक सम्राट ने क्या किया था, बौद्ध धर्म है उसको बहुत ही विस्तार करने का, उसको आगे बढ़ाने का काम किया था, संरक्षण देने का कार्य किया था। वहीं उनके जाने के बाद में अगर कोई राजा है, सम्राट है जिसने सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया था, वो उसका क्या नाम था, कनिष्क नाम था। उसने क्या किया था, आपके सामने बौद्ध जो संगति हुआ करती थी, चौथी बौद्ध संगति है, जो आखिरी बौद्ध संगति है, उसकी इन्होंने क्या की थी, आपके सामने करवाने का कार्य किया था। पहला पॉइंट है इनके सांस्कृतिक अगर की बात करें, संस्कृति संरक्षण की बात करें तो पहला पॉइंट है बौद्ध धर्म के महान संरक्षक। चौथी बौद्ध संगति है वो इनके द्वारा की गई। कनिष्क ने कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में इन्होंने चौथी बौद्ध संगति उसका आयोजन किया। मतलब कनिष्क ने क्या किया, कश्मीर के जो कुंडल वन जगह है वहां पे वसुमित्र जो ऋषि हुआ करते थे उनकी अध्यक्षता में इन्होंने चौथी बौद्ध संगति की स्थापना की। इस संगति में इन्होंने बौद्ध धर्म के दो प्रमुख शाखाएं हीनयान व महायान में विभाजित हो गया। हीनयान व महायान आपके सामने इनकी दो क्या हो गई, आपके सामने दो मुख्य शाखाएं हैं जिसमें इनको विभाजित हो गया। मतलब एक तरफ जो भगवान बुद्ध की प्रतिभा है उसकी पूजा किया करते थे, एक तरफ जो लोग उनकी प्रतिमा की पूजा नहीं किया करते थे। हीनयान जो आपके सामने प्रतिमा की पूजा किया करते वो महायान, और जो नहीं करते थे वो हीनयान शाखा के अंदर जुड़ गए थे। महायान शाखा में बौद्ध को देवता मानकर आपके सामने पूजा करना शुरू कर दिया। तो मैंने बताया ना, महायान ने क्या किया, आपके सामने इनको भगवान बुद्ध को आपके सामने ईश्वर मानकर उनकी मूर्ति पूजा करना शुरू कर दिया और बोधिसत्व की अवधारणा शुरू की और बौद्ध को ईश्वर के रूप में इन्होंने मानना शुरू कर दिया। और हीनयान है वो जैसा कि भगवान बुद्ध के उपदेशों पर चलते थे, उनका ये मानना था कि भगवान बुद्ध ने ये कहा था कि मूर्ति पूजा पूरी तरीके से निषेध है, वो उसका क्या नहीं करते, वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते। इसीलिए आपके सामने जो हीनयान को मानने वाले व्यक्ति थे वो किसको नहीं मानते थे, मूर्ति पूजा को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। वो भगवान बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिए गए उनके ऊपर चलते थे। महायान वाले क्या करते थे, आपके सामने जो भगवान बुद्ध है उनकी मूर्ति पूजा करने का काम ये करते थे, उनको ईश्वर मानते थे। समझ में आ गया आपके सामने। बौद्ध धर्म का प्रचार, कनिष्क ने मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। मतलब कनिष्क के द्वारा चीन, आपको पता है रेशम मार्ग पे अब इनका कंट्रोल हो गया था, तो चीन हो गया आपके सामने, थाईलैंड या आपके सामने इंडोनेशिया, इस जो जितने भी देश है जहां पर मुख्यतः क्या देखने को मिलता है, आपके सामने जो बौद्ध धर्म है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि उसमें कनिष्क ने बहुत बड़ा योगदान था। पहले अशोक सम्राट ने श्रीलंका, मिस्र, सीरिया जैसे देशों में अपने संदेशवाहक भेजे थे, उसके बाद में कनिष्क ने काम करने का किया था, जिससे रेशम मार्ग के माध्यम से बौद्ध धर्म का भी प्रचार प्रसार हुआ। तो कनिष्क किसको मानते थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। रेशम मार्ग पे इनका कंट्रोल हो गया, तो इससे क्या हुआ, जो उसके आसपास के जितने भी जो राज्य हुआ करते थे या फिर जो सम्राट हुआ करते थे उन्होंने भी धीरे धीरे बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू कर दिया। अगले वाला पॉइंट है आपके सामने स्तूपों व विहारों का निर्माण। उन्होंने पुरुषपुर में एक भव्य स्तूप और विहार का निर्माण कराया जो उस समय के लिए महत्वपूर्ण बौद्ध का केंद्र हुआ करता था। मतलब आप सभी को पता है जो बौद्ध धर्म है उसके अंदर आपके सामने जो अनुयायी है वो अपनी बौद्ध धर्म से संबंधित जो उपदेश देते थे, चर्चा करने के लिए क्या अलग अलग प्रकार के स्तूप और विहारों का निर्माण किया जाता था।
तो इसी प्रकार का स्तूप विहार का निर्माण पुरुषपुर में आपके सामने कनिष्क के द्वारा किया गया, जो उस समय के जो भगवान बुद्ध है बौद्ध धर्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था। अगले वाला पॉइंट है कला और स्थापत्य कला का विकास। गंधार व मथुरा कला इनके द्वारा विकसित की गई। कनिष्क के शासन काल में कला व स्थापत्य क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। अगर अपन कनिष्क के जो कार्यकाल की बात करें, इसके समय जो कला व स्थापत्य कला उसमें बहुत ही ज्यादा प्रगति देखने को मिली, जिसमें जो गंधार कला ग्रीक रोमन शैली व मथुरा शैली है स्वदेशी शैली, मतलब दोनों शैली का बहुत ज्यादा विकास देखने को मिला। जो मथुरा शैली है, जो हमारे भारतीय लोगों के द्वारा जो आपके सामने जो भवनों का निर्माण, स्तूपों का जिनका निर्माण किया जाता था, उसमें मथुरा शैली, हमारी भारतीय शैली को मथुरा शैली के नाम जाना जाता है। और जो रोमन शैली मिस्र या वाली जो ग्रीक साम्राज्य की जो शैली हुआ करती थी, उसमें जो भवनों का निर्माण होता था, स्तूपों का या मंदिरों का निर्माण होता था, उसको गंधार शैली के नाम से जाना जाता है। तो दोनों की दोनों शैली है, उसमें इन्होंने अपना क्या स्थापत्य कला उसका निर्माण करने का कार्य किया था, जिनमें बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण बड़े पैमाने पे किया। और इससे क्या आपके सामने भगवान बुद्ध की जो मूर्तियां हैं उसका निर्माण आपके सामने बड़े पैमाने पर इनके द्वारा किया गया। इन शैलियों ने बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों को निश्चित रूप दिया, जो कि पूरे एशिया में फैला। मतलब ये गंधार और आपके सामने जो मथुरा की शैली है, इसमें इन्होंने क्या किया, अपने जो मूर्तियां हैं उनका निर्माण करवाया, जिससे क्या आपके सामने इसका जो प्रभाव पूरे एशिया में फैलने लगा। उनकी मूर्तियों का प्रचार प्रसार पूरे एशिया में हुआ। अगले वाला पॉइंट है साहित्य व विद्वान। कनिष्क स्वयं एक प्रकार का विद्वान था, जिसने अनेक बौद्ध संस्कृत व आयुर्वेद विद्वानों को संरक्षण दिया। तो आपको पता भाई, एक विद्वान व्यक्ति आपके सामने विद्वानों की कदर कर सकता है। तो कनिष्क भी एक स्वयं बहुत बड़ा ज्ञाता विद्वान व्यक्ति था, भगवान बुद्ध को मानता था, साथ के उनके जितने उपदेशों को मानता था, साथ के साथ ही अनेक अनेक प्रकार के आपके सामने कलाओं में भी क्या था, पारंगत था। तो इसने क्या संस्कृत व आयुर्वेद के अनेक प्रकार के विद्वानों को संरक्षण देने का कार्य किया, जिसमें इनके कार्यकाल में अश्वघोष जो प्रमुख बौद्ध दार्शनिक व कवि थे, जिसने क्या बुद्ध चरित्र के निर्माण किया। तो बुद्ध चरित्र किसके द्वारा निर्मित किया गया आपके सामने, साहित्य अश्वघोष के द्वारा निर्मित किया गया। और किसने किया था आपके सामने, कनिष्क के कार्यकाल में किया था। नागार्जुन महान बौद्ध दार्शनिक जिन्होंने माध्यमिक सूत्र की रचना की। मतलब सबसे महान अगर आपके सामने बौद्ध दार्शनिकों की बात करें तो नागार्जुन का नाम आता है, जिन्होंने माध्यमिक सूत्र है उसकी रचना करने का कार्य किया था। अगले वाले की बात करें वसुमित्र, चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा की गई थी। साथ के साथ चरक है, जिन्होंने आपको सभी को पता है चरक संहिता के नाम से सबसे ज्यादा फेमस है, जिन्होंने आयुर्वेद से संबंधित आपके सामने सिद्धांत दिए थे। समझ में आ गया आपको विस्तार से। कनिष्क प्रथम का शासनकाल न केवल विशाल साम्राज्य के निर्माण में फैला हुआ था, बल्कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी और विद्वानों के संरक्षण के लिए भी भारतीय साहित्य में एक स्मरणीय युग था। मतलब कनिष्क के अगर शासनकाल को विस्तार से देखने का प्रयास करें तो हमें पता चलता है उनका शासनकाल सिर्फ विस्तारवादी नीति पर ही निर्भर नहीं था। मतलब उन्होंने बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण नहीं किया, बल्कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार साथ के साथ कला साहित्य में भी उन्होंने क्या किया था, आपके सामने संरक्षण देने का कार्य किया था। इसीलिए कनिष्क का जो कार्यकाल है उसको भारतीय इतिहास का स्मरणीय युग के रूप में भी जाना जाता है। तो यह था आपके सामने जो कनिष्क है प्रथम के द्वारा राजनीतिक व सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में अपने विस्तार से पढ़ा। कैसा लगा आपको वीडियो, जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।